प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल चुनाव में पहली रैली की और आज ही मोदी ने 4 मई से आगे की बात भी शुरू कर दी। 4 मई यानी रिजल्ट का दिन। मोदी ने भविष्यवाणी की है कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार आ रही है। इस भविष्यवाणी के पीछे है मालदा। प्रधानमंत्री को यकीन है कि मालदा के बाद ममता का एसआईआर नहीं चलेगा और घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी को छप्पर फाड़कर वोट भी मिलेंगे। কোচবিহারের পবিত্র ভূমিতে মোদিজিকে সুস্বাগতম। पूरे बंगाल में इस समय एक ही आवाज गूंज रही है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बंगाल चुनाव का रुझान क्या है, नरेंद्र मोदी ने बता दिया। 4 मई के बाद आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ बिहार और उत्तर बंगाल के साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा। मोदी को कितनी सीटें, दीदी को कितने वोट, प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। बंगाल में बीजेपी क्यों जीतेगी, मोदी ने समझा दिया। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में टीएमसी क्यों हारेगी, मोदी ने यह भी बता दिया। टीएमसी सीए को रद्द करने की धमकी दे रही है, यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। बंग युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड ओपनिंग हो गई है। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने युद्ध शुरू कर दिया है। युद्ध सिंडिकेट राज के खिलाफ, युद्ध कट मनी कल्चर के खिलाफ, युद्ध टोलाबाजी संस्कृति के खिलाफ, युद्ध भय और अत्याचार के खिलाफ और युद्ध महाजंगल राज के खिलाफ। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। मालदा के मोथाबाड़ी और कलियाचक में बीते दिनों जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाया गया, जिस तरह से हाईवे जाम कर पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की गई, वो बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआईए मालदा केस की जांच कर रही है। अब तक 19 एफआईआर और 35 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी अब यहां से कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है,
पूरे देश ने देखा है। देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। बंगाल में पहली रैली के लिए मोदी ने वो इलाका चुना जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, उत्तर बंगाल का कूच बिहार। 5 साल पहले यहां भगवा ही भगवा छाया था। कूच बिहार में कमल ही कमल खिला था। मोदी ने भगवा गढ़ से बंग युद्ध का आगाज कर दिया। यही वो इलाका है जहां से ममता बनर्जी ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू किया है। ममता ने 2026 के चुनाव प्रचार की शुरुआत नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग से की थी। दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में ममता की पहली रैली हुई थी। वो ममता का बीजेपी को डायरेक्ट चैलेंज था। आज मोदी ने वो चैलेंज कबूल कर लिया। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दिमाग दूसरे नेताओं से अलग चलता है। उन्हें पता है कि कब कौन सा मुद्दा पकड़ना है और कब कौन सा मुद्दा छोड़ना है। मालदा के मोथाबाड़ी कांड के बाद मोदी ने हिंदू वाला रूट पकड़ लिया। अब बीजेपी इसी रूट पर रहेगी। इसी हिंदू रूट से बीजेपी 4 मई को बंगाल विजय का प्रयास करेगी। अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। प्रधानमंत्री जब कूच बिहार में थे तब ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में पदयात्रा कर रही थी। बहरामपुर में ममता के पुराने सियासी शत्रु कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी को हराना ममता ने अपना लक्ष्य बना लिया है। जब से मालदा के मोथाबाड़ी और कलियाचक में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने वाला कांड हुआ, तभी से ममता बनर्जी ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया है। ममता की हिट लिस्ट में अभी सबसे पहले ओवैसी का नाम है। ममता की हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुमायूं कबीर है। तीसरे नंबर पर आईएसएफ के पीरजादा का नाम है। चौथे नंबर पर ममता ने कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी को रखा है। ममता ने 5वें नंबर पर बीजेपी को रखा है। ममता बनर्जी को भी पता है कि बंगाल चुनाव में तृणमूल का मुख्य मुकाबला बीजेपी से हो रहा है। बंगाल में बीजेपी विपक्ष की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास करीब 40% का वोट शेयर है।
लेकिन बीजेपी से लड़ने से पहले ममता अपने दूसरे सियासी शत्रुओं को निपटा देना चाहती हैं। जब छोटे दल निपट जाएंगे तभी ममता का 30% मुस्लिम वोट सिक्योर होगा, तभी वो बीजेपी से सीधे लड़ाई में आएंगी। हैदराबाद থেকে এলো কোকিল, বিজেপির কোকিল এবং কিছু কমিউনাল লোক। বিজেপি যেমন কমিউনাল, আমাদের দেশে আরো কিছু কমিউনাল আছে যারা ভোটার সময় হায়দ্রাবাদ থেকে গিয়ে বিহারে ভোট ভাগাভাগি করে বিজেপিকে জিতিয়েছিল। মালদায় কিন্তু তাই করছে। এটা আপনাকে নজর রাখতে হবে। আমরা হাতে নাতে ধরেছি আজকে। ममता का पहला टारगेट है कि मुस्लिम वोट न बटे और दूसरा टारगेट है बीजेपी से लड़ने के लिए बंगाल में दूसरा कोई दल खड़ा न हो पाए। ममता की दिक्कत यह है कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने ममता का पॉलिटिकल कोड डिकोड कर लिया है। मंच पर ममता जो बोलती हैं और मंच के पीछे टीएमसी के काडर जैसा बिहेव करते हैं, बीजेपी ने उसकी ग्राउंड रियलिटी पकड़ ली है। यूपी के अयोध्या में बंगाल चुनाव की ऐसी तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर बंगाल रवाना हो रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस को यह तय करना है कि बंग युद्ध में हिंसा ना हो, बंग युद्ध में बमबारी ना हो, बंग युद्ध में गोलियां न चले। इसी काम के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल अपने साथ डीएमएसपी और अन्य सीनियर अफसरों को लेकर पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम पहुंचे। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने टीएमसी काडर की चुनावी हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, फिर बड़ी बात कह दी। जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ था वहाँ लोग बता रहे हैं, अपने दुख भरी कहानियां बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। और जहाँ जहाँ केस हुए हैं उन पे एक्शन होगा और ज्यादा। जहाँ केस नहीं हुए थे वहाँ केस होंगे। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण इलेक्शन कराएंगे ही पूरे स्टेट में। हम तो प्रत्येक जिला में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे जाएंगे एंड पब्लिक को सबको आश्वास देंगे हम लोग कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एकदम पीसफुल रहेगा। आप बिल्कुल डरिए मत जो है वोट देने के लिए। जहाँ पे वोट देना चाहें, जैसे एक फेस्टिवल होता है, पर्व होता है, उस तरह इलेक्शन का दिन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मोदी की पार्टी एक साथ दो काम कर रही है। एक तो वो बंगाल के वोटर्स को इस बात का भरोसा दे रही हैं कि चुनाव बाद वो कोई हिंसा नहीं होगी। यही भरोसा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि वो 15 दिनों तक बंगाल में ही कैंप करने वाले हैं। बंगाल के वोटरों को यही भरोसा देने के लिए चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की 500 कंपनियों को बंगाल में तैनात कर दिया है। उनकी तैनाती 4 मई को खत्म नहीं होगी, बल्कि केंद्र के अगले आदेश तक जारी रहने वाली है। बीजेपी दूसरा काम ये कर रही है कि वो 70% हिंदू वोट पर ही फोकस कर रही है। हिंदू महिला, हिंदू युवा, हिंदू मतुआ, हिंदू राजवंशी, हिंदू शरणार्थी, हिंदू भद्रलोक, हिंदू बहन, हिंदू बेटी। बीजेपी का टारगेट वोटर हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अगर हिंदू हैं तो बीजेपी उनके पास जा रही है। हिंदू मंदिर बीजेपी के लिए वोट मैग्नेट है। बीजेपी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता मंदिर को सेंटर बनाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। आज कुचबिहार में भी मोदी जी का सभा में ब्रिगेड का बाद जन सैलाब हुआ। किस तरीके से अनंत महाराज से लेकर बंशीवर्धन बर्मन से लेकर सब समाज की नेता एक साथ मोदी जी का साथ हाथ पकड़ने के लिए आ गया है। कितना बड़ा जन सैलाब हुआ है। अब देख रहा है एक ग्राम पंचायत का मीटिंग में 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता, एक जीपी, यहाँ 15-16 बूथ है। किस तरीके से जनता आगे आ रहा है परिवर्तन के लिए। इसलिए ममता बनर्जी को मालूम चल गया, उनका जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी आदमी नहीं आ रहा है। ममता एसआईआर के बहाने बंगाली सेंटिमेंट जगाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी उसमें घुसपैठिया घुसा दे रही है। बंगाल चुनाव में एसआईआर मुद्दा तो है, ममता के लिए ये बंगालियों को परेशान करने का मुद्दा है। बीजेपी के लिए यह घुसपैठ से जुड़ा मुद्दा है। ममता कहती है एसआईआर में मुसलमानों के वोट काटे गए, बीजेपी कहती है घुसपैठियों के वोट काटे गए। ममता कहती है कि एसआईआर में बंगालियों को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी कहती है कि घुसपैठियों के वोट काटने से ममता परेशान है।
बंगाल चुनाव में ममता वही गलती कर रही हैं जो बिहार चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया। राहुल और तेजस्वी ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, बीजेपी ने घुसपैठिया करके पूरा खेल पलट दिया। बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया तो अगले दिन ही से ही ममता की पार्टी ने इसे एसआईआर से जोड़ना शुरू कर दिया। ममता खुद मालदा चली गईं। उन्होंने ओवैसी की पार्टी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन बार बार यही कहा कि वोट कटने से लोगों में गुस्सा है और अब एनआईए के अफसर जांच के नाम पर आम बंगालियों को परेशान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बंगाल की पहली रैली में ही इस नैरेटिव को पलट दिया। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल के लोगों की सुरक्षा से जोड़ दिया। तृणमूल शासन के 15 वर्षों में बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को टीएमसी का सीधा संरक्षण मिलता है। टीएमसी ने सीधे अपने सिंडिकेट में भर्ती करती है। इनसे बंगाल के लोगों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए भारत सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय गैर कानूनी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे हैं। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीए को रद्द करने की धमकी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 के बंगाल चुनाव में भी धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी ममता सरकार को हिला नहीं पाई। इस बार मोदी बदली हुई इस स्ट्रेटेजी के साथ आए हुए हैं। मोदी ने पहले बंगाल चुनाव की गर्मी बढ़ जाने दी। बीजेपी के लोकल लीडर्स ने पहले माहौल बनाया, फिर जब चुनाव पकने लगा तब मोदी की एंट्री हुई। कूच बिहार की रैली में आई भीड़ देखकर मोदी गदगद हैं। उन्होंने मंच से ही इसकी तारीफ की और बाद में सोशल मीडिया पर इसका जिक्र भी किया। बंगाल में पहली रैली में से ही मोदी 4 मई और उसके आगे की बात करने लगे हैं। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। चार मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये इतने वर्षों से बंगाल की जनता का पैसा लूटा गया है। हर भ्रष्टाचारी को ये जो लूटा हुआ पैसा है ना, वो जनता को लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री की रैली के बाद ममता बनर्जी का जवाब भी आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ममता चुप रह जाएंगी, बीजेपी के सामने हथियार डाल देंगी।
ममता को मालूम है कि बंगाल का चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है, इसीलिए बंग युद्ध भीषण होने वाला है। अब आपको ले चलते हैं असम, जहां बीजेपी लगभग एक तरफा लड़ाई लड़ रही है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो चक्रव्यूह बनाया, कांग्रेस उसमें फंसकर रह गई। आज कांग्रेस ने हेमंता बिश्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर पर्सनल अटैक किया। हेमंता की पत्नी पर दुबई में प्रॉपर्टी और 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए। हेमंता ने इन आरोपों को निराधार और फर्जी बताते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही है। अल्टीमेटली पवन खेरा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेरा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर, मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण आसाम का जेल में ही कटेगा।